औरंगजेब क्लर्क की आंख एक छोटे से कमरे में खुली और बेसाख्ता हाथ हिलाने की नाकाम कोशिश से उसे पता चला कि वो कुर्सी पर बंधा बैठा है। खौफ की लहर ने उसके दिल के अंदर हलकोरा लिया और उसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। पता नहीं किसकी कैद में हूँ। वो अगवाकारों की शक्लें दिमाग में दोहराने लगा जो बहुत मदम थीं, और उसकी वजह शायद ये थी कि उनकी तेज रफ्तारी की वजह से उनकी शक्लों को गौर से देख ही नहीं सका था। दोपहर का खाना वो अमूमन अपने दफ्तर के नज़दीक एक दरमियाने दर्जे के होटल में खाता था और आज भी वो उसी नीयत से दफ्तर से निकला था, मगर उसे होटल के अंदर जाना नसीब ना हो सका। होटल के अंदर जाने के लिए वो सड़क के किनारे खड़ा होकर उस कार के गुजरने का मुंतजिर था जो दरमियानी रफ्तार से बढ़ती चली आ रही थी, और फिर कार बजाय वहां से गुजरने के उसके करीब आ रुकी। फ्रंट सीट पर बैठे हुए एक आम शक्ल की जवान ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए एक कागज का पुर्जा उसकी सिमत बढ़ाया, जिससे उसने समझा कि वो कोई एड्रेस मालूम करना चाहता है। जी, औरंगजेब ने करीब होकर कागज के पुर्जे पर निगाह दौड़ाई। ऐसा करने के लिए उसे हल्का सा झुकना पड़ा और ये झुकना उसे महंगा पड़ा। कागज का टुकड़ा हाथ से छोड़ते हुए ड्राइवर का हाथ बिजली की सी सरत से उसके गिरबान की तरफ पड़ा और उसे गिरबान से पकड़कर उसने अपनी जानिब खींचा। औरंगजेब इस अंदाज से गिरा कि उसका सर तो कार की खिड़की में घुस गया, जबकि बाकी बदन कार से बाहर था। उससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करता, ड्राइवर ने एक रुमाल उसकी नाक पर रख दिया। एक तेज नागवार बू उसे महसूस हुई और उसका दिमाग अंधेरों में डूब गया। उसके बाद वो उस जगह तक कैसे पहुंचा था ये उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। शायद अगवा बराए तावान हो, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर ये तिफ तसल्ली थी। उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि उसे बाकायदा मंसूबा बनाकर अगवा किया जाता। फिर दिमाग पर जोर देने से उसकी सोचें उस आदमी की तरफ घूम गईं जिसका काम करने की हामी वो मुंह मांगी कीमत पर भर चुका था। शायद वो अपना काम मुफ्त में करवाना चाहते हों, और इस मर्तबा अपने दिमाग में उभरने वाली सोच से वो दिली तौर पर मुतफिक हो गया। एक इत्मीनान की लहर उसके बदन पर सरायत कर गई, क्योंकि ये काम इतना मुश्किल नहीं था। इन दो ऑप्शनों के अलावा उसने किसी तीसरे ऑप्शन की तरफ अपनी सोचों के घोड़े दौड़ाने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर होने वाले खटके से वो उस तरफ मुतवज्जो हो गया। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। अंदर दाखिल होने वाला एक जवान आदमी था, और उसके वजह चेहरे पर छाई नरमी मुखालिफ के दिल में पैदा होने वाले अंदेशों का तर्याक थी। लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर औरंगजेब का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हो, लेकिन उसकी मुसीबत की तोजीह करने से उसकी अकल कासिर थी। अलबत्ता इतना उसे यकीन हो गया था कि उसके पहले वाले अंदाजे बिल्कुल गलत थे। जवान ने उसके साथ पड़ी खाली कुर्सी को घसीटकर उसके सामने रखा और बैठकर औरंगजेब को घूरने लगा, यूं जैसे उसकी आमद का मकसद औरंगजेब को घूरने के अलावा कुछ ना हो। उसकी निगाहों में कोई ऐसी बात जरूर थी कि औरंगजेब गुफ्तगू में पैर न कर सका और इज़्तिरारी अंदाज में पहलू बदलने की नाकाम कोशिश करके रह गया। चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद उसने तस्दीक चाही। तुम्हारा नाम औरंगजेब है और तुम मैं क्लर्क को इदारे का नाम लिखने से दांस्ता गरेज किया जा रहा है। जी, औरंगजेब ने इस बात में सर हिलाया। उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई थी, और यही हाल जिस्म के दूसरे आज़ा का भी था। तुम्हारी तालीम कितनी है? वो अपने खुश्क होते होंठों को ज़बान से तर करते हुए बोला। BA, इसका मतलब है तालीम याफ्ता हो, और यकीनन ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तारीख से वाकफियत रखते होगे। मैं समझा नहीं सर। उसके लहजे में खुद ब खुद एहतराम दर आया। समझा देता हूँ। तारीख से मेरी मुराद है कि तुम्हें पता होगा हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उसके साथियों को किन तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कितनी बहनों और बेटियों की इज्जतों का जनाजा निकला। कितने मासूमों के सर काटे गए, कितनों को नेज़ों में परोया गया, और क्या कुछ हुआ। उससे थोड़ी बहुत तो वाकफियत होगी तुझे, या उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते, ताकि मैं तुम्हें ये वाक़यात सुना सकूं। यूं भी इतने पुराने नहीं हैं, वह मुश्किल आधी सदी बीती है। यही हमारे बाप दादों की कहानियां हैं, इसलिए मुझे अज़बर है। सीना बेसीना चली आ रही है ना।
वैसे भी अपनी माओ बहनों की इसमत दरी कोई बेगैरती फरामोश कर सकता है। जज, जानता हूँ सर, ये किसे सुने हैं मैंने। किसे नहीं मिस्टर औरंगजेब, ये किसे नहीं है। वाक़यात कहो, वाक़यात। आप बीती और खुद नोश्त कहो, तुम इन्हें किसे कह रहे हो। मम, मेरा मतलब भी वाक़यात ही था। तो फिर तूने इन वाक़यात से क्या सबक हासिल किया। सबक? हाँ, सबक। भाई, इबरत अंगेज वाक़यात तो होते ही इसीलिए हैं कि उनसे कोई नतीजा निकाला जाए, कोई सबक हासिल किया जाए। इस बार औरंगजेब जवाब देने की बजाय नीचे देखने लगा। तुम तो खामोश हो गए यार। मेरा ख्याल है बताने को दिल नहीं कर रहा। खैर, मैं बता देता हूँ। तूने ये सबक लिया है कि अपनी लुटी पुटी बहन और बेटी को कोठे पर बिठा दिया जाए कि चलो इज्जत तो रही नहीं, कुछ कमाई ही कर लें, और फिर इस कमाई से अपनी बहन और बेटी की असमत दरी करने वालों की दावत की जाए कि उनकी मेहरबानी से तो ये रोजगार खुला है। क्या ख्याल है, ठीक कह रहा हूँ? उसकी आवाज़ में छुपी वहशत से औरंगजेब कांप गया था। उसने एक दफ़ा निगाहें उठाई, मगर उस जवान की सुलगती आंखों की ताब न लाकर फिर झुका ली। मेरा ख्याल है मैं गलत नहीं कह रहा। औरंगजेब को खामोश पाकर वो दोबारा मुस्तफसर हुआ, मगर इस मर्तबा भी औरंगजेब खामोश रहा था। इस जवान को देखकर उसके दिमाग में जिन अंदेशों ने सर उठाया था, बातचीत से उनकी तस्दीक हो गई थी। उसे पता चल गया था कि वो पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाली किसी एजेंसी के हाथ चढ़ गया है, और वतन के दुश्मनों के लिए ये लोग जितने बेरहम थे उससे औरंगजेब नावाकिफ नहीं था। उसके दिमाग में अपने मुखलिस दोस्त और दफ्तर के साथी कलरक अकबर की आवाज़ गूंजी। देखो भाई साहब का असल घर तो वही 1.5 ज़रब 6 फुट की तंगोतारी कोठड़ी है, तो फिर इस दुनियावी घर के लिए आर्जी ठिकाने के लिए हराम कमाई की क्या ज़रूरत। तुम एक कनाल के मकान में रहते हो, मैं 6 मरले के क्वार्टर में हूँ। दोनों का वक्त गुजर रहा। मेरे घर दाल या सब्जी बनती है, तुम्हारे यहाँ गोश्त बनता है। दोनों का पेट भर जाता है। मैं साइकिल पर घर जाता हूँ, तुमने मोटरसाइकिल रखी हुई है। दोनों घर पहुँच जाते हैं। फ़र्क सिर्फ चंद मिनट का है, जायके की तब्दीली का है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा ज़मीर मुतमईन है, तेरा शायद ना हो। तो इतने छोटे फ़वाइद के लिए क्यों गैर कानूनी कामों में हाथ डालते हो। बाज आ जाओ। उसकी रस्सी दराज है मगर पकड़ बहुत मजबूत, और औरंगजेब उसकी बातों को कैकों में उड़ा देता। लेकिन अब जबकि उसकी रस्सी खींच ली गई तो उस पर अकबर की बातों की सदाकत खुली। मैंने कुछ पूछा है तुमसे। औरंगजेब को ख्यालों में गुम देखकर उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। जज, जी सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कब कहा है कि तेरा कोई कसूर है। मुल्की रात गैर मुतल्लिक शख्स को फिरोज करना तो फैशन है आजकल, और मैं कोई तेरा सीनियर तो हूँ नहीं कि एतराज कर सकूं, है ना। मम, मैंने कोई सौदा नहीं किया, कोई राज किसी के हवाले नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है। परसों होटल में सफेद कपड़ों में मुअज़्ज़िज़ नजर आने वाला गैर मुअज़्ज़िज़ शख्स कौन था। तुमने इकट्ठे खाना खाया और दोनों के दरमियान डील हुई। उसका इसरार था कि काम की तकमील आज शाम तक हो जाए, जबकि तुमने शायद काम का टाइम 1-2 दिन बढ़वा दिया था। इस तरह की कोई बात मैंने किसी से नहीं की, और परसों तो मैंने खाना भी अकेले खाया था। ये किसी बदखा की साजिश है जो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। साजिश करने वाला खाकसार फिर मैं ही हो सकता हूँ, जिसने इन गुनहगार आंखों से तुझे किसी के साथ बैठते देखा और इन गुनहगार आंखों से तुझे किसी के साथ बैठते देखा और इन कानों से ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। मैंने आपको नहीं देखा था। देखा तो खैर था, अलबत्ता पहचाना नहीं था। बहरहाल ये एक ज़मनी बात थी। तेरे खिलाफ हमारे पास मजीद शवाहिद भी मौजूद हैं। अब तुम्हें यहाँ लाने का मकसद तुमसे एक बात पूछनी है, और वो ये कि इस दिन दौरान गुफ्तगू तूने दूसरे शख्स को कहा था। आप फिर उसे डील कर लें। उसने किस बंदे का नाम लिया था जिसके जवाब में तुम्हें यह कहना पड़ा था। आपको कोई गलत फहमी हुई सर। मेरे साथ परसों होटल में कोई था ही नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हारी याददाश्त में कोई फ़र्क आ गया है। बहरहाल कोई बात नहीं, हमारे पास इस बीमारी का इलाज मौजूद है। उसने दरवाजे की जानिब मुंह करके आवाज़ दी, आ जाओ भाई, तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। दरवाज़ा खुला और 2 कवि हैकल आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों ने चेहरों पर निकाब चढ़ाए हुए थे। सिर्फ आंखों की जगह 2 सुराख रखे गए थे।
जिनसे उनकी शोला बरसाती सुर्ख आंखें झलक रही थीं। उनको देखकर औरंगजेब के जहन में बेसाख्ता जल्लाद का नाम गूंजा। वो जवान उनसे मुस्तफसर हुआ। मेरा ख्याल है आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि मैं इससे क्या पूछना चाहता हूँ। दोनों में से एक जल्लाद भयानक आवाज में बोला, छोड़े सर हमारे जानने को। आप घंटा बाद तशरीफ लाएं और जो कुछ पूछना है खुद पूछ लें। हमारा काम तो बस इससे गुफ्तगू करने का ढंग और आदाब सिखाने हैं। चलो यूं ही सही। उस जवान के चेहरे पर औरंगजेब को पहली मर्तबा हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। वो उठा और कमरे से निकल गया। एक लम्हे के लिए तो औरंगजेब का जी चाहा कि उसे आवाज देकर रोक ले और सब कुछ बला कमोकास्त बता दे, मगर फिर इकरार जुर्म की जुर्रत उसने अपने अंदर मफकूद पाई और चुप के बैठा रहा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।